नमस्कार बच्चों, 8वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनका हम एसएस का चैप्टर कर रहे हैं और एसएस के चैप्टर के अंदर हमारा चैप्टर चला हुआ है लेसन नंबर 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। और ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाने की जो हम 3 वीडियो बना चुके हैं और आज की चौथी वीडियो हम बनाएंगे। और चौथी वीडियो में हम कर रहे हैं इसका छोटे प्रश्न जो 1 नंबर में परीक्षा में पूछे जाते हैं। और हमने अभ्यास कंप्लीट कर लिया है, इसको पाठ का सारांश कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम कर रहे हैं इसके छोटे प्रश्न जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं। ये छोटे प्रश्न लगभग हमारे 21 प्रश्न हैं। कितने हैं? 21 प्रश्न हैं छोटे, और 21 प्रश्नों को हम पढ़ेंगे और अच्छी प्रकार से इनको अपनी कॉपी में उतारेंगे और इनको याद करेंगे। तो 21 प्रश्न हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको। तो पहला प्रश्न हमारा रहेगा, जो 8वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, प्रश्न लेसन नंबर 3 में, मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब तैनात किया? तो मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब तैनात किया? कब किया गया था? 12 अगस्त 1765 को। कब किया था? 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान घोषित कर दिया था। सेकंड है, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से मुगल बादशाह ने दीवानी किस व्यक्ति से प्राप्त की? किससे प्राप्त की थी? रॉबर्ट क्लाइव से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मुगल बादशाह से दीवानी प्राप्त की थी उसमें कौन सा मुगल कंपनी अधिकारी था? रॉबर्ट क्लाइव। कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? सन 1793 में। कब किया था? सन 1793 में। बंगाल में किस वर्ष पड़े अकाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी? बंगाल के अंदर अकाल पड़ा था, वो कब पड़ा था? 1770 में। कब पड़ा था? 1770 में अकाल पड़ा था, जिससे भूख प्यास से लोग हैं वो मर गए थे। पशु पक्षी आदमी सब मर गए थे 1770 के अंदर। बहुत ज़्यादा भयंकर अकाल पड़ा था और इस अकाल पर अंग्रेजी सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया था। सन 1770 के वर्ष के बाद कंपनी के अधिकतर अफसरों को क्या लगने लगा था? क्या लगने लगा था? कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना आवश्यक है। भी ज़मीन में निवेश करना, भी ज़मीन को सुधार करना उसको, और ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो उसको सुधार करके ज़्यादा से ज़्यादा उपज है वो प्राप्त करके अपनी व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। तो राजाओं और तालुकदारों को क्या जिम्मा सौंपा गया? राजाओं और तालुकदारों को क्या जिम्मा सौंपा गया था? राजा और तालुकदारों को जिम्मा सौंपा गया था कि आप राजस्व की वसूली करें, जितने भी कर के रूप में जो वसूली है उसको प्राप्त करें। तो किस अंग्रेज ने महलवारी व्यवस्था की तैयारी की? किस अंग्रेज अधिकारी ने महलवारी जो व्यवस्था थी उसकी तैयारी की थी? होल्ट मैकेंजी। किसने की थी? होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज अधिकारी था, उन्होंने महलवारी व्यवस्था तैयार की थी। तो महलवारी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1822 में। कब की गई थी? 1822 में महलवारी व्यवस्था है वो लागू की गई थी। एक गांव या गांव का समूह क्या कहलाता है? महाल। क्या कहलाता है? महाल कहलाता है। तो एक गांव या गांव का एक समूह महाल कहलाएगा। और ये महालों के माध्यम से ही जो कर है, टैक्स है, वो इकट्ठा भी करवाया गया था। रेतवारी या रेतवारी प्रथा किस वर्ष किसने विकास किया? तो रेतवारी जो व्यवस्था थी इसका विकास किया था टॉमस मुनरो ने। किसने किया था? टॉमस मुनरो ने इसका विकास किया था। मुनरो का क्या मानना था? जो मुनरो जो अधिकारी अंग्रेजी अधिकारी था उसका क्या मानना था? अंग्रेज़ों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। अंग्रेज अधिकारी था मुनरो, टॉमस मुनरो। उसका मानना था कि अंग्रेज़ों को जो भारतीय जो किसान हैं उनकी रक्षा किसकी तरह करनी चाहिए? एक पिता की तरह करनी चाहिए। जिसका पिता अपनी संतान की रक्षा करता है उसी प्रकार से अंग्रेज को भी इन किसानों की रक्षा करनी चाहिए। पहले समय में कौन सा देश नील का सबसे बड़ा स्रोत था? पहले समय में भारत था। कौन सा था? भारत ऐसा देश था जो नील का सबसे बड़ा स्रोत था। ब्राज़ील में किन लोगों ने नील के बागान लगाए? ब्राज़ील के अंदर किन लोगों ने लगाए थे? पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली ब्राज़ील गए और वहाँ पर उन्होंने नील के बाग है वो लगाए थे। फ्रांसीसियों ने कहाँ नील के बागान लगाए? फ्रांसीसियों ने कहाँ लगाए थे भाई? केवरियाई द्वीप समूह पर। कहाँ पर लगाए थे?
केवरियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंग में। कहाँ लगाए थे? केवरियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंग में इन्होंने जो फ्रांसीसी जो थे उन्होंने बागान, नील के बागान है वो लगाए थे। सन 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना हिस्सा था? कितना हिस्सा था? 30%। 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा जो नील आयात किया जाता था उसका कितना हिस्सा था? 30%। कितना था? 30% हिस्सा था जो नील का आयात किया जाता था। सन 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा कितना था? 95% था भाई। 95%। कितना था? 95% हिस्सा था वो किसका था? भारतीय नील का था। नील की खेती के दो प्रमुख तरीके कौन से थे? दो तरीके कौन से थे? निज खेती और रेयती खेती। एक तो निज खेती थी और एक रेयती खेती थी। कर्जा लेने वाले रेयतों को अपनी ज़मीन के कितने प्रतिशत भाग पर नील की खेती पर करनी पड़ती थी? जो कर्जा लेते थे अंग्रेज़ों से, जो उस समय के अंग्रेज अधिकारी थे, उन्हें जो गुमास्ते लगाए गए थे उन गुमास्तों से कर्जा लिया जाता था और कर्जा लेकर के वो अपने ज़मीन पर खेती करते थे। कितने % भाग पर? 25% भाग पर। बंगाल के हज़ारों रैयतों ने कब नील की खेती से इनकार कर दिया? बंगाल के हज़ारों रैयतों ने कब कर दिया नील की खेती से इनकार? मार्च 1859 में। मार्च 1859 में बंगाल के जो हज़ारों रैयत थे जो बागानों में बंद थे वहाँ नील की खेती करते थे, तो मार्च 1859 में उन्होंने नील की खेती करने से मना कर दिया। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कब विद्रोह के इलाके का दौरा किया? सन 1859 की सर्दियों में। जो 1859 में विद्रोह हुआ था नील बागानों में, उसके बाद सर्दियों में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस विद्रोह को विद्रोह की जांच करने के लिए सर्दियों में वहाँ पर पहुँचे। महात्मा गांधी ने कब चंपारण का दौरा किया? 1917 में। कब किया था? 1917 में चंपारण का दौरा किया महात्मा गांधी ने। तो ये हमारे प्रश्न थे। इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से आप कर लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना और इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से पढ़ करके और साथ में अपनी जो किताबें हैं, बुक आपके पास, उनको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना ताकि छोटे छोटे जो प्रश्न करवाए जाते हैं, अभ्यास जो करवाया गया है वो अभ्यास और छोटे प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ आ सकें। और अगले प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।